Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार हैं। उनकी सुरक्षा हरदम चौकस रखी जाती है, इतनी चौकस कि कई बार ट्रैफिक रोका जाता है, एयर स्पेस भी बंद किया जाता है रेगुलरली, माने परिंदा भी पर न मार पाए वैसी सुरक्षा इनको मिली हुई है। पर अब इसी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुतिन के घर पर हमला हो गया है। रूस ने दावा किया है कि 3 मई की रात 2 ड्रोन क्रेमलिन स्थित पुतिन के स्पेशल अपार्टमेंट के ऊपर मंडराने लगे थे। ये पुतिन को जान से मारने की साजिश थी, लेकिन समय रहते ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया। रूस ने इन दावों की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत सामने नहीं रखे, लेकिन वो चीख कर यूक्रेन को जिम्मेदार बता रहा है और कह रहा है कि वक्त आने पर सही जवाब भी देगा। यूक्रेन ने इन आरोपों से इनकार किया है। तो आज हम जानेंगे कि पुतिन पर हमले की पूरी कहानी क्या है, क्या इस हमले के पीछे वाकई यूक्रेन का हाथ था और इसका रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा, क्या लड़ाई वाकई तेज हो सकती है। साथ में जानेंगे इतिहास में कब कब किसी हेड ऑफ स्टेट पर जानलेवा हमले के प्रयास हुए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। आपकी स्क्रीन पर अभी एक वीडियो चल रहा है, उसमें आप एक गुंबद देख रहे हैं। यह गुंबद रूस की पार्लियामेंट का है। यहीं पास में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्पेशल अपार्टमेंट भी है। वीडियो में गुंबद के पास एक ड्रोन आता दिखता है और चंद सेकंड में ही उसमें धमाका हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रडार वारफेयर सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन्स को नष्ट किया है। जिस स्पेशल अपार्टमेंट पर हमले की कोशिश हुई है उस समय पुतिन उसमें मौजूद नहीं थे। वो उस समय मॉस्को में स्थित अपने घर से काम कर रहे थे। हमले के बाद पुतिन की सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो बंकर से काम कर रहे हैं। जिस इमारत पर ड्रोन मंडरा रहे थे वो क्रेमलिन में है। क्रेमलिन मॉस्को के बीच स्थित एक किला है, एक फोर्टिफिकेशन है। रंग बिरंगे गुंबदों वाले इस कॉम्प्लेक्स को आप रूसी स्टेट का दिल समझ सकते हैं। यहाँ रूस की संसद है और वो महल भी जहाँ रूसी शासक रहा करते थे। आज रूस में राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास भी क्रेमलिन में ही होता है। तो यहाँ ड्रोन हमले का मतलब है रूस की सबसे कमजोर नस पर हाथ रखना। इसलिए ड्रोन को नष्ट करने के बाद रूस की तरफ से बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। एक बयान में रूस ने कहा कि हम 9 मई को विजय दिवस की तैयारी में लगे हुए थे। इसी के चलते कई विदेशी मेहमान भी आए हुए हैं और ऐसे समय पर राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला करना एक आतंकवादी घटना है और इस हमले के बाद रूस को पूरा अधिकार है कि जब भी उचित समय समझे जवाबी कार्रवाई करे। जैसा कि हमने पहले बताया, रूस ने अपने दावों को लेकर कोई ठोस प्रमाण अब तक सामने नहीं रखा है, लेकिन चूंकि यूक्रेन पर आरोप लग रहे हैं इसलिए उसकी तरफ से जवाब आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस समय फिनलैंड के दौरे पर गए हुए हैं। वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम पुतिन या मॉस्को पर हमला नहीं करते हैं, हम अपने इलाके में ही लड़ते हैं, हम अपने गाँवों और शहरों की रक्षा कर रहे हैं। वहीं ज़ेलेंस्की के एक प्रवक्ता ने इस घटना को विजय दिवस से पहले उकसाने की कोशिश बताया है। रूस में हर साल 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। ये वो तारीख है जब दूसरे विश्व युद्ध में नाज़ी जर्मनी पर जीत हासिल हुई थी। विजय दिवस पर रूस सैनिक परेड से अपनी ताकत दुनिया के सामने रखता है। इस रोज़ दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए रेड आर्मी के सैनिकों को याद भी किया जाता है। पुतिन के दौर में विजय दिवस का महत्व लगातार बढ़ता गया है। जानकारों का कहना है कि विजय दिवस की आड़ में रूस यूक्रेन पर एक बड़े हमले की साजिश कर सकता है। अब तो उसके पास पुतिन पर हमले का बहाना भी आ गया है और इसकी भनक यूक्रेन को भी है। इसलिए उसने हमले के तुरंत बाद अपनी राजधानी कीव और अन्य बड़े शहरों पर हवाई हमलों के लिए अलर्ट जारी कर दिए। पुतिन पर कथित हमले को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। एक थ्योरी कहती है कि यूक्रेन ने वाकई पुतिन की हत्या करने की साजिश रची है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ड्रोन अटैक्स में और दूसरे तरह के सैबोटाज अटैक्स में यूक्रेन का नाम सामने आया है। इसके पीछे वजह भी ठोस है, क्योंकि अब तक युद्ध में रूस ने यूक्रेन का बड़ा नुकसान किया है और कई इलाके भी अपने इलाके में मिला लिए। दूसरी थ्योरी जुड़ी है पुतिन की सुरक्षा से। रूसी राष्ट्रपति के हर कदम पर सैकड़ों बॉडीगार्ड्स बारीकी से नजर रखते हैं जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। उनका खाना ऐसे तैयार किया जाता है कि किसी को मालूम न चले। खाने से पहले उसकी जांच होती है कि कहीं उसमें चुपके से किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। फिलहाल पुतिन और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए जो टीम समर्पित है उसे रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के नाम से जाना जाता है। ये रूस की सिक्योरिटी सर्विस FSO को रिपोर्ट करती है, जिसके गठन के लिए KGB से ही अधिकारी लिए गए थे। KGB खुद उच्च रूसी अधिकारियों को सुरक्षा देने का काम करता है। KGB के पूर्व अधिकारी पुतिन के आसपास मौजूद खतरों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, खासकर युद्ध के समय में।
अब ऐसे में किसी अनजान ड्रोन का पुतिन के घर के ऊपर मंडराना कई सवाल खड़े करता है और थ्योरीज को जन्म देता है। थ्योरी जैसे कि रूस ने खुद यह हमला करवाया हो ताकि इसका आधार बनाकर वो यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर खुली कार्रवाई कर सके। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस तरह के जब घटनाएं होती हैं और स्पेशली ऐसे वक्त पे जब रशिया और यूक्रेन युद्ध में हम जानते हैं कि एक निर्णायक मोड़ अब आने वाला है, जिसको काउंटर ऑफेंसिव कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और आप देख रहे होंगे, आपका ध्यान जा रहा होगा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में ऐसी छुटपुट बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कहीं ना कहीं काफी डेयरिंग, मैं कहूंगी कि अगर यूक्रेन ने करवाई है तो वो बड़ा डेयरिंग उसमें आती है कैटेगरी में, जिसमें यूक्रेन ने रशिया के ऑयल फैसिलिटीज पे हमला किया है, कभी ड्रोन अटैक हुआ है, कभी इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो ऐसे में ये जो अटैक है उस क्रम में अगर आप देखें तो पहले तो यूक्रेन ने इसको डिनाई किया है कि उन्होंने नहीं किया है, और उन्होंने इसका लॉजिक ये दिया है कि हमारे पास इतने वेपन्स नहीं हैं कि हम इस लड़ाई को अपने दम पे लड़ सकते हैं, हम वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये बात अपने आप में बड़ी अनकन्विंसिंग सी लगती है कि हमारे पास इतना वेस्ट करने को है कि हम इतनी दूर मॉस्को में ड्रोन भेजेंगे। दूसरा, यूक्रेन की बात में टेक्निकली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉजिक है, क्योंकि देखिए मॉस्को और क्रेमलिन का स्पेशली जो एरिया है जहां पर ये हुआ है अटैक, वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली कवर्ड है, यानी वहां पे रेडार सिस्टम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट जस्ट एंगल पे वो ड्रोन अटैक हुआ है वहां भी बहुत सारे रेडार सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो ये बड़ा अनकन्विंसिंग है कि 2 ड्रोन्स इस तरह से, और वो भी कुछ कुछ मिनट की दूरी पर वहां पर आके इस तरह से आएंगे और उनको रशिया के का जो एयर डिफेंस सिस्टम है या रेडार सिस्टम जो है वो उनको रजिस्टर नहीं करेगा, ट्रैक नहीं करेगा। ये असंभव है। तो और अगर सचमुच यूक्रेन के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज है तब तो फिर बहुत डरने वाली बात है। तो मेरे हिसाब से जो बात निकल के आती है, मैं बहुत कन्विंस नहीं हूं इस बात से कि यूक्रेन जो है वो इस वक्त इस तरह के कोई इतना डेयरिंग कदम उठाएगा, और वो भी तब जबकि आपको पता है कि ऐसा कोई एक्शन करने से आपको मालूम है कि वॉर एक अलग लेवल पे एस्केलेट कर सकती है, और ऐसे में फिर जो वेस्टर्न एलाइज का सपोर्ट है वो भी ड्विंडल कर सकता है, कम हो सकता है। तो यूक्रेन सब कुछ जानते हुए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, मुझे ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही है, ना उस एंगल से और ना ही टेक्निकल एंगल से जो मैंने आपको सब बताया कि कितना ज्यादा मैंड है वो पूरा का पूरा एरिया मॉस्को का जहां पे ये होता है। तीसरी बात, इसलिए भी ये बात मुझे लॉजिकल नहीं लग रही है क्योंकि देखिए अगर ये आरोप है कि प्रेसिडेंट पुतिन के असैसिनेशन का अटेम्प्ट था, तो प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन में नहीं रहते हैं, ना वो वहां पे रुकते हैं। इनफैक्ट शायद बहुत लोगों को ना पता हो, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन जाते भी बहुत कम है। तो क्रेमलिन को टारगेट करना रात में 2 बजे, ये तो आप ऐसी जगह को टारगेट करते हैं जहां पर उनके बंकर्स हो, जहां वो एक्चुअली जो उनके रेजिडेंशियल एरियाज हो। तो क्रेमलिन इज नॉट रियली दैट प्लेस। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर मुझे ये बात कन्विंसिंग नहीं लगती कि यूक्रेन इस तरह का कोई हमला वहां पे करेगा इस वक्त, ऐसे समय में जबकि उसको वेस्ट के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, और F-16 वगैरह उम्मीद की जा रही है कि मिल जाएंगे यूक्रेन को। एनीवे, अब बात आती है रशिया की। रशिया खुद के ऊपर ये अटैक करा है, ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियोरी है कहीं ना कहीं। आपने बात कही लॉजिकल की, ये फॉल्स फ्लैग लगता है क्योंकि एक तो उस पर कारण ये दिया जा रहा है कि जो May 9 पे जो विक्ट्री डे की परेड होनी थी, चूंकि उस परेड में रशिया के पास इस समय कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है दिखाने के लिए, एक तरह से जनता को ये दिखाने के लिए जो पिछले 14-15 महीने से ये वॉर चल रही है। तो इसमें बाखमुट अभी तक फॉल नहीं किया है, जो बाखमुट की लड़ाई है वो लगातार चल रही है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि प्रेशर डेवलप होता है रशियन लीडरशिप के ऊपर कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे लोगों को कि आखिर ये वॉर जो है ये कहाँ जा रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इस पर्टिकुलर चीज से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए ऐसा इसको जामा पहनाया गया कि कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी अटैक अंडर वे है और वहां पे चीजें नॉर्मल नहीं है, ताकि May 9 का जो विक्ट्री डे जो एक्सपेक्टेशन है वो अपने आप ही थोड़ा सा लोअर हो जाए। मुझे प्रथम दृष्टया ये एक फॉल्स फ्लैग, या यूं कहें कि यूक्रेन ने, रूस ने खुद कराया है, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी अपने सीट ऑफ पावर में अटैक नहीं कराएगा, और भी ऐसे समय में जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, और पूरी दुनिया के अलावा रूसी जनता भी ये मानती है कि रूस एक पावर है, तो वो वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाएगा। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं, ये एक डेलिबरेट अटैक है। हाँ, ये हो सकता है यूक्रेन की भूमि का इस्तेमाल नहीं किया गया हो सकता है रूस की भूमि से वो ड्रोन छोड़ा गया हो,
और उसकी ट्रेजेक्ट्री या उसके जो सारी चीजों को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि ये कहाँ से आया है। उस सेंस में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये रहेगा। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया कि रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा चौकस रखी जाती है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्रेमलिन पर हमला करना क्या वाकई इतना आसान है जितना 3 मई को होते दिखा। हमने यही सवाल एक्सपर्ट्स के सामने रखा। कोई भी एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कामयाब नहीं होती है। जितने भी एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, आप चाहे इजराइल का आयरन डोम देख लें, चाहे अभी हाल के पैट्रियट मिसाइल्स देख लें जो यूक्रेन ने कीव या बड़े शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, उसमें भी आप देखेंगे कहीं 40 अगर क्रूज मिसाइल्स या 40 ड्रोन्स आ रहे हैं तो उनमें से 4-5 जरूर अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी ड्रोन और मिसाइल के खिलाफ किसी भी देश के पास नहीं है, तो वो उसका फायदा उठाएगा। और ड्रोन के लिए तो खासकर नहीं है क्योंकि ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, रेडार से आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक बात तो है कि रशिया की वल्नरेबिलिटी को दिखाया गया है, और प्रेसिडेंट जो जानते हैं रूस के बारे में उनको ये पता है कि ये रूसी प्रेसिडेंट पे अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट का निवास स्थान वहां नहीं है। ये उनका ऑफिशियल रेसिडेंस माना जाता है, लेकिन वो वहां रहते नहीं है। उनके जो मीटिंग्स होती हैं, उनके जो विदेशी डिग्निटरीज आते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। उस वेन्यू का रहते कहीं और हैं, 2-3 जगह है जो जगह है जहां वो पुतिन खुद निवास करते हैं। इससे इतर हमने एक्सपर्ट से ये भी जाना कि इस कथित हमले का, जो जानलेवा हमला बताया जा रहा है पुतिन पर, उसका रूस यूक्रेन युद्ध पर सीधा प्रभाव क्या पड़ सकता है। सुनिए। इस हमले का प्रभाव काफी भीषण होगा। आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली यूक्रेन ने जो कराया है ये ड्रोन अटैक, वो प्रोवोक कर रहे हैं रशिया को कि वो ग्राउंड अटैक पे आए या अपने अटैक सिवियर करें। क्योंकि जब तक ग्राउंड अटैक पे नहीं होंगे, जितने भी वेपन्स और आर्मामेंट्स और एमुनिशंस जो यूक्रेन को विदेशी नेटो या अन्य राष्ट्रों ने दिया है, उसका टेस्ट करना है। और वो भी पूरी तरह से जानता है यूक्रेन कि ये अनंत काल तक ये नहीं चलेगी, इसको कभी ना कभी रोका जाएगा। और इसको भी बैटल वर्दीनेस दिखानी है यूक्रेन को, इसलिए वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से यहाँ पर अटैक हो और ग्राउंड अटैक हो और भीषण हो, ताकि वो अपने आप को प्रूव करे या डिस्प्रूव करे, जो भी है उस तरह से, या जीते या हारे, लेकिन वो युद्ध को तीव्र करना चाहता है। और अमेरिका और वेस्ट का भी यही है कि रशिया को एक्चुअल डिफीट नहीं, उसको स्ट्रैटेजिक डिफीट दिलानी है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं अब तक। ये तो रही पुतिन पर हुए कथित हमले और उससे जुड़ी थ्योरीज और उन पर एक्सपर्ट्स की राय। अब जानते हैं इतिहास में कब कब राष्ट्राध्यक्षों पर जानलेवा हमले हुए। शुरुआत रूस से ही करते हैं। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और लेनिन ने साल 1917 में रूसी क्रांति की अगुवाई की और देश को जार के शासन से मुक्त भी कराया। उन्होंने ख्वाब देखा था कि पूरी दुनिया में एक दिन सोवियत यूनियन का सिक्का चलेगा। इसी के चलते सोवियत यूनियन के बाहर उनके कई दुश्मन बने थे। देश के अंदर भी कई लोग थे ही जो लेनिन की कट्टर नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। इन्हीं में से एक थे दिमित्री शिकोव्स्की। उन्हें एक लिबरल रूसी नेता माना जाता था। जनवरी 1918 में व्लादिमीर लेनिन एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। वहां उन पर गोलियों से हमला हुआ, पर लेनिन को गोली लगी नहीं। हमले का आरोप दिमित्री शिकोव्स्की पर लगा। उसी साल 2 बार और लेनिन पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन सारे हमले नाकाम रहे। अगली कहानी रूस के पड़ोसी देश पोलैंड की है। पोलैंड के राष्ट्रपति मैरियन स्पिकहेल्स्की 28 अक्टूबर 1970 को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। दौरे में उनकी पत्नी, उप विदेश मंत्री और अन्य अधिकारी शामिल थे। वेस्ट पाकिस्तान गए थे लोग। उन दिनों पोलैंड सोवियत यूनियन के अधीन ही था, जहां कम्युनिस्ट सरकार थी। पाकिस्तान में उन दिनों देश को इस्लामिक गणराज्य बनाने की कवायद तेज हो रही थी। फरवरी 1970 में पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा उलमाओं ने समाजवाद और साम्यवाद को काफिराना निज़ाम बता दिया था। ऐसे वक्त में मैरियन का दौरा हो रहा था। मैरियन के पाकिस्तान दौरे पर उनके विरोध की जानकारी पहले से मौजूद थी। 1 नवंबर के रोज़ पोलैंड के राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची जाने के लिए अलविदा किया गया। कराची एयरपोर्ट पर मेहमानों से उनका परिचय कराया गया, जिनमें सरकारी अधिकारी शामिल थे। उसी दौरान एक कार उन विदेशी मेहमानों पर चढ़ गई। राष्ट्रपति मैरियन तो सुरक्षित रहे, लेकिन 4 लोगों की इसमें मौत भी हुई। इसमें पोलैंड के उप विदेश मंत्री भी शामिल थे। कार चलाने वाले आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया।
पहचान मोहम्मद अब्दुल्ला फिरोज के रूप में हुई। बाद में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। अब बात करते हैं अपने देश की। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जानलेवा हमला हुआ था, जी हाँ, ये हुआ था भारत की आज़ादी के बाद 1947 में जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इतनी बात आप जानते हैं। बात साल 1955 की है। 12 मार्च की तारीख थी। नेहरू नागपुर के दौरे पे थे और यहाँ कार से उतरते हुए अचानक एक रिक्शे वाले ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। हालांकि इस हमले में नेहरू को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तहकीकात के बाद पता चला कि रिक्शा चलाने वाला नेहरू से नाराज था। उसका नाम बाबूराव लक्ष्मण कोचले था। बाबूराव की नाराजगी के पीछे कारण था कि पुलिस ने उसे अहमदाबाद दंगों के मामले में नामजद कर दिया था और बाबूराव का कहना था कि यह केस झूठा है। उसने इस बाबत नेहरू को कई पत्र लिखे थे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसी बात से नाराज होकर वो 6 इंच का चाकू लेकर नेहरू से सवाल जवाब करने पहुंच गया था। इस मामले में उसे 6 साल की सजा हुई। अगली घटना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की हत्या के प्रयास से जुड़ी है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 से लेकर 2009 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 4-4 साल के 2 कार्यकाल। ये घटना 10 मई 2005 की है। बुश जॉर्जिया में थे, जहां जॉर्जिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली के साथ उनकी एक रैली हो रही थी। जब बुश भाषण देने मंच पर आए, तभी उनके ऊपर हमला हो गया। अर्तुनियन नाम के एक शख्स ने हथगोले को पोडियम की तरफ फेंका। ग्रेनेड पोडियम से 18.6 मीटर की दूरी पर गिरा, जहां अन्य अधिकारी बैठे हुए थे। ग्रेनेड फटा नहीं और इस घटना में किसी को क्षति पहुंची नहीं। रैली के बहुत समय बाद तक बुश और साकाशविली को इस घटना के बारे में पता भी नहीं चला। बाद में हमलावर को पकड़ लिया गया। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की हमारी पहली सुर्खी ब्राजील से है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के घर पुलिस ने अब छापा मार दिया है। उनके कुछ करीबी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। छापे के दौरान उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। वजह, बोल्सोनारो पर आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी की। बीबीसी की खबर के मुताबिक पुलिस को बोल्सोनारो के कोविड वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी मिली। ये सब बोल्सोनारो के राष्ट्रपति रहते कुछ आखिरी हफ्तों में हुआ था, जब वो अमेरिका जाने वाले थे। अमेरिका जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। जांच के बाद बोल्सोनारो के पर्सनल असिस्टेंट मैरोसिड के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया है। पुलिस का कहना है कि सिड ने ही 21 दिसंबर 2022 को बोल्सोनारो का वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। इसके एक हफ्ते बाद रिकॉर्ड से बोल्सोनारो का नाम हटा दिया गया था। बोल्सोनारो के सुरक्षा अधिकारी मैक्स गिलर्म और सेगियो कार्डीरो को भी अरेस्ट किया गया है। उन पर भी बोल्सोनारो के साथ फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके यूएस जाने का इल्ज़ाम है। बोल्सोनारो हमेशा से ही कोविड वैक्सीनेशन के विरोधी रहे हैं। हमारी अगली और आखिरी सुर्खी एससीओ समिट से जुड़ी है। गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके समिट की शुरुआत हो गई है। समिट के पहले दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन का असल फोकस स्टार्टअप्स, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर है। डॉक्टर जयशंकर एससीओ के महासचिव झांग मिंग के साथ बैठक उन्होंने की और भारत की एससीओ अध्यक्षता के लिए समर्थन देने पर खुशी जाहिर की। और क्या क्या हुआ, पॉइंट्स में जान लेते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गोवा आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड कर रहा हूं। उम्मीद है कि विदेश मंत्रियों की बैठक कामयाब होगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी बैठक में शामिल होने के लिए गोवा आए हैं। लावरोव के भारत आगमन पर एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ गया था। इस बार भारत एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है। बैठक में चीन, रूस, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट से जुड़ी बाकी ज़रूरी अपडेट्स आपको दिल ऑन टॉप पर मिल जाएंगी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए शुक्रिया।